दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 9 जून 2021। तो आज की बिहार समेत पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार समेत पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में आज से लॉकडाउन खत्म हो गया है। जी हां, बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ लॉकडाउन खत्म होने की घोषणा हो गई है। जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में अब लॉकडाउन को खत्म करते हुए नाइट कर्फ्यू लागू रखा जाएगा। जी बिहार में लॉकडाउन खत्म होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया में अब सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेगी, जबकि शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा सरकार ने सरकारी कार्यालयों के साथ साथ निजी कार्यालयों को भी खोलने का आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों बिहार के स्कूली बच्चों के लिए एक जरूरी खबर है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान समेत अन्य तरह की शैक्षणिक गतिविधियों पर जुलाई महीने तक रोक बनी रहेगी। यह सरकार की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने जमीनी स्तर पर संक्रमण को लेकर जो फीडबैक लिया है उसके मुताबिक अगर शैक्षणिक गतिविधियों की शुरुआत होती है तो एक बार फिर से संक्रमण फैल सकता है। लिहाजा फिलहाल जुलाई महीने तक इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी, यानी कि जुलाई महीने तक स्कूल बंद रहेंगे। दोस्तों बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की 20 साल की मेहनत सफल हो गई है। जी वैज्ञानिकों ने आम की एक नई किस्म को इजाद किया है। जी इस नए आम को सबोर मैंगो 2 नाम दिया गया है। पतली इसकी मुठली भी बहुत छोटी है। जी ऐसा इसका रूप आकार है। स्वाद में ये मालदा और अमरपाली का हाइब्रिड है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर में आम की खेती और उसकी प्रजातियों को लेकर खूब प्रयोग किए जा रहे हैं। जी 2 प्रजातियों को मिलाकर नई आम की नई प्रजाति भी पैदा की जा सकती है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ये चमत्कार कर चुके हैं। दोस्तों चारा घोटाले मामले में हाल ही में जेल से रिहा हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इस महीने 11 तारीख को 74 साल के हो जाएंगे। जी लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आरजेडी के सपोर्टर और नेताओं ने लालू प्रसाद यादव के बर्थडे को लेकर राजधानी पटना के सड़कों पर पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है। पटना के कई चौक चौराहों पर लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। दोस्तों राजधानी पटना में सीएनजी बसों का इंतजार खत्म हो गया है। जी हां, बहुत जल्द राजधानी पटना की सड़कों पर दिल्ली की तरह सीएनजी बसें दौड़ती नजर आएगी। इन बसों का पहला बेड़ा राजधानी पटना के परिवहन कार्यालय पहुंच गया है। जी हां, माना जा रहा है कि कोरोना के हालात सामान्य होने के बाद खुद सीएम नीतीश कुमार इन बसों को हरी झंडी दिखा सकते हैं। जी हां, पटना की सड़कों पर पर्यावरण अनुकूल बसों को चलाने के लिए नीतीश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जी हां, विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जहां पटना में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है, वहीं अब सीएनजी बसों के भी यहां पहुंच गई है, जिसे जल्द ही पटना की सड़कों पर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा मंगाई गई इन बसों को अभी परिवहन विभाग के परिसर में खड़ा किया गया है। बताया जा रहा है कि परिवहन निगम ने ऐसे 50 बसों के खरीदने का ऑर्डर दिया था, जिसमें पहले बेरे में 28 बसों की सप्लाई कंपनी की तरफ से की गई है। बताया गया है कि बचे हुए बसों की सप्लाई भी जल्द ही कर दी जाएगी। बताया गया है कि ये सारी बसें इको फ्रेंडली है। दोस्तों बीते कुछ दिनों से बिहार की राजधानी पटना और सीमांचल मिथिलांचल समेत लगभग सभी जिलों में भीषण गर्मी से लोग काफी परेशान थे। इसी बीच मानसून की आहट से लोगों को राहत की थोड़ी उम्मीद है। मौसम विभाग ने भी पटना, गया, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के सभी हिस्सों में ग्रीन के साथ साथ येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत तेज हवा के साथ ही 3 से 12 mm तक बारिश होने की संभावना है। यह स्थिति 11 जून तक रहेगी। 9 जून यानी कि आज से ही बिहार के सभी हिस्सों में मौसम में परिवर्तन होगा। इसका असर दोपहर के बाद दिखाई देगा। तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 11 जून को बंगाल की खाड़ी में तीव्रता वाले निम्न हवा का दबाव सक्रिय होगा, जिससे मानसून सिस्टम में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। इसके प्रभाव से महाराष्ट्र से होते हुए मानसून 11 जून तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद ये झारखंड और बिहार में इसका असर दिखाई देगा।
दोस्तों बिहार एनडीए में पिछले कुछ दिनों से चल रही खींचतानी में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि वे किसके साथ हैं। दलित और गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर सरकार के काम पर सवाल उठाने वालों पर जितन राम मांझी ने बड़ा हमला बोला है। मामले में जितन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार का साथ देते हुए कहा है कि कुछ लोग हैं जिन्हें दलित मुस्लिम एकता से पेट में दर्द हो रहा है, जो वे बिहार सरकार के काम पर सवाल उठा रहे हैं। जितन राम मांझी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को लेकर मांझी ने साफ कर दिया है कि कानून अपना काम कर रहा है। यह दरअसल पूर्व सीएम जितन राम मांझी का इशारा बिहार की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की तरफ था, जिनको उन्होंने इशारों में करारा जवाब देते हुए कहा कि पूर्णिया की घटना के बाद वहां के मुस्लिम समाज के लोगों ने दलित समाज के भाइयों के पक्ष में खड़े रहकर बता दिया है कि बिहार के दलित मुस्लिम एकता हैं, एकजुट हैं। लेकिन दलित मुस्लिम एकता से आपके पेट में दर्द हो रहा है, वही बिहार सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। बिहार में कानून अपना काम कर रहा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने खुलकर जायसवाल का नाम नहीं लिया। जी जितन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें खुद में झांकने की जरूरत है। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शुभेंदु अधिकारी ने मुलाकात की है। यह दिल्ली में स्थित गृह मंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई है। यह माना जा रहा है कि आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। यह गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद टीएमसी और भाजपा के बीच तनातनी बनी हुई है। यह मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है। अमित शाह से मुलाकात के बाद वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों देश के 7 राज्यों में 100 रुपए के पार पहुंच चुके पेट्रोल के दाम से जनता परेशान है और डीजल की भागती कीमत से महंगाई बढ़ने के प्रबल आसार हैं। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को देश में पेट्रोल डीजल के दाम में हो रही वृद्धि के लिए वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई तेजी को जिम्मेदार बताया है। धर्मेंद्र प्रधान ने माना है कि हाल के दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के बारे में भी कोई निर्णय जीएसटी परिषद में लेना है। यह माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से इनके दाम में कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने के पीछे मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $70 प्रति बैरल पर पहुंच जाना है। इससे घरेलू बाजार में भी दाम बढ़ गए हैं, जिसका उपभोक्ताओं पर नकारात्मक असर पड़ा है। भारत अपनी कुल जरूरत का 80% तेल आयात करता है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी की 64वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। बीपीएससी की इस परीक्षा से बिहार को 14 से 54 अधिकारी मिले हैं। यह 64वीं रिजल्ट को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरने का काम किया है। यह कट ऑफ मार्क्स को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव का आरोप है कि इस परीक्षा में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ मार्क्स बराबर किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण अब मजाक बन गया है। यह गौरतलब है कि रविवार को बीपीएससी की 64वीं परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा से बिहार को 14 से 54 अधिकारी मिले हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि नागपुरी संतरों के रंग में रंगे कथित ओबीसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीपीएससी के परिणाम में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ मार्क्स बराबर कर दिया है। यह क्योंकि नीतीश जी ने 15 वर्षों में अपनी जाति के प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे अधिक कराने के बाद बाकी पिछड़ी जातियों को लात मार दिया है। दोस्तों सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम और ऑनलाइन असेसमेंट के अंक अपलोड करने की तिथि 28 जून तक कर दिया है। सीबीएसई 12वीं के छात्र सीबीएसई द्वारा जारी की गई अधिसूचना देखने के लिए सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं। साथ ही सीबीएसई ने लंबित प्रैक्टिकल परीक्षा या फिर इंटरनल असेसमेंट वाले सभी स्कूलों को परीक्षा केवल ऑनलाइन मोड में आयोजित कराने का निर्देश दिया है। दोस्तों बिहार के बेगूसराय जिले के सलौनी से खगड़िया रेल खंड के निशाहारा पुल पर राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 2 महिला की जान चली गई। महिलाएं पास के ही गांव से मवेशी के लिए घास लेकर लौट रही थी। इस बीच ये हादसा हुआ। चरणपथ गांव की करीब 1 दर्जन महिलाएं राटन पंचायत के ब्रह्मदेव नगर गांव से घास लेकर वापस लौट रही थी। इस बीच रास्ते में महिलाएं खगड़िया से सलौन रेलखंड पर बने निशाहारा पुल संख्या 7 को पार कर रही थी। अन्य
महिलाएं तो पुल पार कर गई। इस बीच खगड़िया से समस्तीपुर की तरफ डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रैक से गुजर रही थी। जी दो महिलाएं पुल पर राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गई, जिससे दोनों की जान चली गई। दोस्तों बिहार के दरभंगा से हवाई यात्रा करने वालों के लिए एक अहम खबर है। यह दरभंगा एयरपोर्ट से 5 जुलाई से इंडिगो की एक जोड़ी नई उड़ान कोलकाता और हैदराबाद के लिए शुरू हो रही है। यह इंडिगो की तरफ से दोनों फ्लाइट का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। दरभंगा से कोलकाता और हैदराबाद के लिए शुरुआती किराए भी घोषित कर दिया गया है। रोजाना ऑपरेट करने वाले दोनों जोड़ी फ्लाइट की बुकिंग भी शुरू हो गई है। अब तक दरभंगा एयरपोर्ट से इंडिगो की एक भी फ्लाइट नहीं थी। यह दरभंगा एयरपोर्ट से पिछले साल 8 नवंबर से विमानों का ऑपरेशन शुरू किया था। यह पहले ही दिन यहां से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए स्पाइस जेट की 3 जोड़ी फ्लाइट शुरू हुई थी। यह फिलहाल इस एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए 2 जोड़ी फ्लाइट चल रही है। यह जबकि कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद के लिए एक फ्लाइट आती और जाती है। दोस्तों भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 86,498 नए केस सामने आए हैं। यह देश में 63 दिन बाद पहली बार कोरोना संक्रमण के 24 घंटे में 1 लाख से कम नए मामले सामने आए हैं। साथ ही पिछले 66 दिन में यह सबसे कम नए मामले हैं। वही दैनिक संक्रमण दर 5% से कम अब 4.62% पर है। इस बीच हालांकि 2123 लोगों की जान चली गई है। इसी के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 3.5 लाख के पार हो गई है। यह ताजा अपडेट के अनुसार देश में अब तक 3,51,309 लोगों की जान कोरोना से चली गई। दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जो बिहार की जमुई सीट से सांसद भी हैं, उनके खिलाफ लापता का पोस्टर लगाकर यह पूछा गया है कि वह कहां है। यह पोस्टर और बैनर में पता बताने वालों को इनाम देने की भी बात कही गई है। सांसद चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र जमुई शहर के कचहरी चौक पर लगभग 1 दर्जन पोस्टर जनशक्ति विकास पार्टी के द्वारा लगाए गए हैं। पोस्टर में कोरोना के समय सांसद के लापता होने की बात कही गई है। यह कोरोना काल में अपने संसदीय क्षेत्र में न आने का आरोप लगाते हुए शहर के कचहरी चौक पर कई पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि चुनाव ही लड़ेंगे या फिर इस कोरोना काल में, यानी कि इस कोरोना आपदा में जमुई की माटी का कर्ज भी अदा करेंगे। लापता सांसद की जानकारी किन्हीं को हो तो जरूर बताएं, बताने वालों को उचित इनाम दिया जाएगा। पोस्टर बैनर लगाने वालों को जनशक्ति विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि ये उनकी जवाबदेही है कि वे पूछे कि सांसद कहां है, क्षेत्र से लापता क्यों है, कोरोना में यहाँ के सांसद कहां है, कोरोना से लोग परेशान है तो सांसद क्षेत्र में क्यों नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों आपने जुरासिक पार्क देखी होगी। यह कई सालों से आपने खुदाई के दौरान डायनासोर की हड्डियां मिलने की खबरें भी सुनी होगी, देखी होगी। मिली हड्डियों के ढांचे के हिसाब से इन जानवरों के शेफ का अनुमान लगाया गया। यह आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देखा। इंसानों के आने के पहले ही ये पृथ्वी से गायब हो गए थे। मिले फॉसिल्स के हिसाब से डायनासोर की अलग अलग नस्ल का पता लगाया जा रहा है। अब चीन के लुफेंग में चीनी जीवाम वैज्ञानिकों को एक विशालकाय डायनासोर की बॉडी ही मिली है। यह पूरा का पूरा डायनासोर जमीन के नीचे 18 करोड़ साल से दबा हुआ था। अभी तक की खुदाई में जीवाश्म वैज्ञानिकों ने इनकी बॉडी के 70% भाग को बाहर निकाल लिया है, जबकि बाकी के 30% की खोज जारी है। दोस्तों बिहार के किसानों ने औने पौने दाम पर साहूकारों को गेहूं बेच दिया। यह बिहार से मालगाड़ियों में लाद कर गेहूं बांग्लादेश जा रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि सरकारी केंद्र पर अधिक कीमत के बावजूद भी किसान गेहूं बेचने नहीं आ रहे हैं। कैसे बेचेंगे जबकि किसान पहले ही औने पौने दाम पर गेहूं बेच चुकी हैं। यह बिहार में गेहूं खरीद की मियाद हफ्ते भर का मात्र बचा हुआ है, यानी कि मात्र 15 जून तक। लेकिन 38 जिलों में से 13 ऐसे जिले हैं जहां 30% से कम खरीद हुई है। यह सोमवार को सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों में गेहूं खरीद की समीक्षा की। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि गेहूं खरीद में तेजी लाएं और इच्छुक किसानों से हर हाल में गेहूं खरीद सुनिश्चित कराएं। यह समीक्षा में पाया गया है कि बिहार में करीब 49,000 किसानों से 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। गेहूं खरीद के मामले में सुपौल जिला टॉप पर है, जहां 88.86% खरीदी हुई है। उसके बाद बांका जिला में 57, लखीसराय 56, नवादा 53, सीतामढ़ी 53, खगड़िया 53 और दरभंगा में 50 का स्थान है। जब पटना में 35, मुजफ्फरपुर में 49 और भागलपुर में 42% गेहूं की खरीद हुई है।
दोस्तों बिहार में लंबे अरसे से तबादले की प्रतीक्षा कर रहे 4.25 लाख शिक्षकों के लिए यह खुशखबरी है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी पंचायती राज और नगर निकायों के प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अधीक्षकों के इच्छित तबादले संबंधित नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। इसी माह से विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और जुलाई में सॉफ्टवेयर के माध्यम से इच्छुक शिक्षकों के तबादले सुनिश्चित होंगे। दोस्तों अब बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की लीची लंदन के मार्ट में धूम मचा रही है। यहाँ की बेहतर किस्म की शाही लीची को वहां के लोगों ने काफी पसंद किया है। लीची भेजने वाले किसानों को जिला कृषि पदाधिकारी ने अपने कार्यालय में बुलाकर शॉल ओढ़ाकर और कृषि मंत्री का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। दोस्तों मानसून की एंट्री के पहले बिहार में बाढ़ को लेकर सुरक्षात्मक कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य में बाढ़ और सुखाड़ को लेकर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 13 जून से पहले बाढ़ को लेकर सारी तैयारी पूरी करें। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार मॉनिटरिंग करते रहें। पहले के बाढ़ के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध ढंग से काम करें। हर चीजों पर नजर बनाए रखें। बाढ़ की स्थिति में तटबंधों की निगरानी करने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। निगरानी कार्य में लगाए जाने वाले लोगों का विशेष प्रशिक्षण कराएं। बाढ़ की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों का टीम बनाकर सही आकलन करवाएं। प्रभावित परिवारों की सूची बनाते समय पूरी पारदर्शिता बरती जाए ताकि कोई भी लाभ से वंचित ना रहे, कोई भी वास्तविक हकदार लाभ से वंचित ना रहे, यह सुनिश्चित जरूर करें। दोस्तों कोरोना काल में ट्रेनों की कमी के कारण मुसीबतों का सामना कर रहे बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी राहत बड़ी खबर है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 20 ट्रेनों के फेरों में वृद्धि करने का ऐलान कर दिया है। ये ट्रेनें बिहार के मुंबई, गुजरात, यूपी और एमपी के कई स्टेशनों को जाएंगी। यात्रियों की जरूरत और फिर अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक बार फिर से इन ट्रेनों की सेवाओं को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए बांद्रा टर्मिनल, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद आदि स्टेशनों से पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर, दानापुर सहित अन्य स्टेशनों के लिए वर्तमान में चलाई जा रही 20 स्पेशल ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की गई है। यह सभी स्पेशल ट्रेनें आरक्षित हैं और सफर के दौरान यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। दोस्तों क्या वास्तव में एक दिन में एक सेब डॉक्टरों को दूर रखता है? तो चलिए इस जानते हैं कि आखिर क्या हकीकत है, क्या फसाना है। एक दिन में एक सेब का इस्तेमाल डॉक्टर को रखता है दूर का मुहावरा पहली बार 1913 में गाड़ा गया, लेकिन यह कहावत पर आधारित था जिसका इतिहास 1866 से जुड़ता है। यह फल के स्वास्थ्य फायदे व्यापक रूप से जाने और फिर स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन एक सेब वास्तव में डॉक्टर को दूर रखता है? यह सवाल है। इस फल के बारे में क्या कुछ खास है जो उसे फलों की अन्य किस्मों और फिर स्वास्थ्य भोजन से ऊपर रखता है? क्या आपकी खराब सेहत के खतरे को कम करने में आदर्श हैं? यह स्वास्थ्य, डाइट और जीवन शैली के हिस्से के तौर पर सेब वास्तव में कई बीमारियों से लड़ सकते हैं। जी हां, और आपको स्वास्थ्य और डॉक्टरों से दूर रखने में मदद कर सकते हैं। रिसर्च ने लंबे समय से साबित किया है कि ताजा फल और सब्जियों में भरपूर डाइट कई तरह की पुरानी स्थितियों को कम कर सकती है। लेकिन ज्यादा विस्तार से किए गए रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि सेब विशेष रूप से अच्छी सेहत के लिए खास तौर पर संरक्षक हो सकते हैं। यह सेब विशेष रूप से उनकी स्किन एंटीऑक्सीडेंट के शानदार स्रोत होते हैं। दोस्तों बिहार में जमीन का कागजात लोगों के लिए एक समस्या बनता जा रहा है। यह लोगों को अपनी जमीन के दस्तावेजों के लिए सरकारी दफ्तरों और कर्मचारियों के पीछे चक्कर काटना पड़ता है। वहीं उन्हें इस काम के लिए कई बार बिचौलियों की भी जरूरत पड़ती है। कई जगहों पर लोगों को मजबूरन अनाप शनाप पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अब बिहार में सरकार इन समस्याओं का मजबूत समाधान लाने जा रहा है, जिसकी तैयारी में सरकारी विभाग लगा हुआ है। अब लोग घर बैठे ही ऑनलाइन अपने जमीन का दस्तावेज निकाल सकेंगे। यह मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सभी अंचलों में बन रहे रिकॉर्ड रूम के संचालन की नियमावली तैयार कर रहा है। यह नियमावली अगले महीने तक तैयार हो जाएगी। इस नियमावली के तहत लोगों को रिकॉर्ड रूम में रखे जमीन के दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। लोगों को कर्मचारी के पीछे दौड़ लगाने से छुटकारा मिल जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विभाग अगले महीने ही यानी कि जुलाई महीने तक नियमावली बनाने की प्रक्रिया को पूरा कर लेगा। इसके बाद लोगों को दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
सरकार अभी सभी अंचलों में एक रिकॉर्ड रूम तैयार कर रही है। जिस अंचल में रिकॉर्ड रूम तैयार हो जाएगा उसमें यह सुविधा उपलब्ध होता चला जाएगा। इस काम के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि अंचलों में बन रहे रिकॉर्ड रूम में कुल 26 तरह के दस्तावेज रहेंगे जो डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें जमीन का नक्शा, खतियान, रजिस्टर्ड टू आदि शामिल रहेंगे। अभी जमीन का केवल नक्शा ऑनलाइन मिल रहा है, जल्द ही सारे कागजात ऑनलाइन मिलने लगेंगे। अभी इसके शुल्क को लेकर कोई फैसला सामने नहीं आया है, यानी कि अगर आप जमीन का कागजात निकालेंगे तो इसके रेट अभी तय नहीं हुए हैं। तय होने के बाद ही ये पता चलेगा कि किस दस्तावेज को पाने के लिए कितने रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। अधिकतर राज्यों में संक्रमण के मामले में लगातार कमी आ रही है। ऐसे राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी कि संक्रमण थामने के लिए लगाई गई पाबंदियों में छूट देना शुरू कर दिया है। वहीं जिन राज्यों में अभी संक्रमण की रफ्तार नहीं थमी है वहां सख्ती की समय सीमा आगे बढ़ा दी गई है। तो आइए जानते हैं कि देश भर में लॉकडाउन में कहां-कहां छूट दी गई है और कहां-कहां लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में लॉकडाउन को समाप्त कर दिया गया है। जी हां, दिन में लॉकडाउन समाप्त करने के बाद रात में नाइट कर्फ्यू बढ़ा दी गई है। जी रात में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगी। उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र सरकार की अनलॉक योजना के तीसरे चरण में मुंबई में सोमवार से रेस्टोरेंट, गैर जरूरी सामान वाली दुकानें और सार्वजनिक स्थल खोल दिए गए हैं, लेकिन मॉल, सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। यह नए दिशा निर्देश के मुताबिक लोकल ट्रेनों में स्वास्थ्य कर्मी और जरूरी सेवाओं में लगे लोग ही यात्रा कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात सरकार ने कोरोना के कम होते मामलों के बीच घोषणा की है कि राज्य के निजी और सरकारी कार्यालय 7 जून से 100% कर्मचारी के साथ काम कर सकते हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह निर्णय लिया है। राज्य में 4 जून से 36 शहरों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोले जाने की छूट दी गई थी। यह रेस्टोरेंट अब रोज रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली सरकार ने अनलॉक के दूसरे हफ्ते में कुछ शर्तों के साथ बाजार और मॉल्स खोलने का फैसला किया है, यानी कि बाजार और मॉल्स की आधी दुकानें एक दिन खुल सकेगी और आधी दुकानें दूसरे दिन। सरकारी प्राइवेट दफ्तरों में 50% स्टाफ के साथ काम होगा। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत भी आज से हो गई है, हालांकि यह भी आधी क्षमता से ही चलेगी। ई कॉमर्स डिलीवरी की भी शुरुआत की जाएगी। तो उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा और तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु सरकार ने 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया है, लेकिन चेन्नई समेत 27 जिलों में ढील दी गई है। इन जिलों में सब्जियां, मछली, फलों की बिक्री सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक हो सकेगी। सभी सरकारी दफ्तरों में 30% कर्मचारी काम कर सकेंगे। बड़ी फैक्ट्रियों को 50% कर्मचारियों को लाने की इजाजत है। तो उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में कई दुकानों को मंगलवार से शुक्रवार के बीच सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति है। हालांकि शॉपिंग मॉल और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फिलहाल बंद रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए राज्य में 14 जून तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है। उसके बाद बात करते हैं केरल की। तो केरल सरकार ने पिछले हफ्ते राज्य में लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया था। केरल में 9 जून तक लॉकडाउन जारी है। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक होने के बावजूद लोगों और अधिकारियों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती उपाय करने की आवश्यकता है। दोस्तों, कोरोना संकट महामारी के खिलाफ पूरा देश जंग लड़ने में लगा हुआ है। वहीं संकट के इस दौर में पंजाब में एक के बाद एक घोटाले उजागर हो रहे हैं। हाल ही में पंजाब सरकार पर केंद्र से मिली वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों को ऊंचे दामों पर बेचने के आरोप लगे, तो अब फतेह किट में घोटाले का खुलासा हुआ है। यह घोटाला एक आरटीआई में मांगी गई जानकारी के बाद सामने आया है। इस किट की खरीद को लेकर पंजाब सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। हालांकि यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
दोस्तों अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आपकी सैलरी में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। जी हाँ, दरअसल इसकी वजह यह है कि अगले कुछ महीनों में लेबर कोड के लागू होने की संभावना है। यह सरकार जल्द ही नए वेतन कोड नियमों को अधिसूचित कर सकती है, जिससे देश में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। इन लेबर कोड लागू होने से टेक होम सैलरी कम हो जाएगा और रिटायरमेंट राशि में बढ़ोतरी हो जाएगी। यह सरकार ने 29 श्रम कानून को मिलाकर 4 नए वेतन कोड तैयार किए हैं। नया वेतन कोड लागू हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को सीटीसी का 50% मूल वेतन के रूप में कर्मचारियों को देना होगा। दोस्तों एमएलसी टुन्ना पांडे द्वारा नीतीश कुमार को परिस्थितियों के सीएम और शराब घोटाले में उन्हें जेल भेजने के बयान के बाद सीवान में राजनीतिक घमासान जारी है। जी हां, भले ही बीजेपी ने जेडीयू के साथ सत्ता में बने रहने के लिए अपने एमएलसी को पार्टी से निलंबित कर दिया हो, लेकिन विपक्ष के नेता टुन्ना पांडे के साथ खड़े दिख रहे हैं। यह राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, सीपीएम के राज्य सचिव अवधेश कुमार के बाद अब बरहरिया विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक बच्चा पांडे ने एमएलसी टुन्ना पांडे प्रकरण पर मोर्चा खोल दिया है। यह रविवार को आरजेडी विधायक बच्चा पांडे ने मुख्यमंत्री के चहेते जेडीयू नेता और पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह का बार बालाओं के साथ ठुमके लगाने और फिर अश्लील हरकत करने का एक वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया है। यह वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा है कि अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करने वाले जेडीयू नेता को टुन्ना पांडे पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके उनकी छवि को धूमिल करना निंदनीय है। जदयू के सिपाही का कैरेक्टर जनता जानती है। सत्ता के नशे में चूर नीतीश कुमार के माननीय कैसे अश्लील हरकत करते हैं, जनता से छुपा नहीं है। वही लोग सत्य को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दूं कि जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार लगाए गए टुन्ना पांडे के आरोपों को अनर्गल बताते हुए कहा था कि वे खुद क्या है ये जनता जानती है। यह एमएलसी रहते हुए उन्होंने हाजीपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की थी। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई के लिए आज जल सत्याग्रह किया गया। पटना में यह सत्याग्रह अंटा घाट में किया गया, जिसमें युवा परिषद के नेताओं ने गंगा नदी में उतरकर पप्पू यादव की रिहाई की आवाज बुलंद की। इस मौके पर युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा कि आज का ये जल सत्याग्रह हमने हमेशा लोगों के दुख सुख के साथ खड़े होने वाले जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई के लिए बिहार की गूंगी बहरी सरकार के पास किया है, जिन्हें बिहार सरकार ने आरएसएस और भाजपा के इशारों पर गिरफ्तार किया है। यह युवा नेता ने कहा है कि पूरा देश जानता है कि पप्पू यादव को सेवा करने के एवज में और भाजपा सांसद को बचाने के लिए बिहार सरकार ने जेल भेजा है, वह भी उस केस में जो केस है ही नहीं। दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए सरकार ने 9 जून से लॉकडाउन खत्म कर दिया है। इसके साथ ही बिहार के विभिन्न जिलों में कहीं आने जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं है। जी हां, अब जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने निजी वाहन से कहीं भी आ जा सकेंगे। सार्वजनिक वाहन में भी 50% यात्री आ जा सकेगी। हालांकि कुछ पाबंदियां अभी भी जारी रखी गई है। मसलन बिहार में होटल रेस्टोरेंट से आप पहले की तरह खाने पीने की चीजों घर में मंगा सकेंगे, लेकिन वहां बैठकर नहीं खा सकेंगे। मंगलवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने एक के बाद एक 2 ट्वीट करते हुए बिहार में लॉकडाउन खत्म किए जाने की जानकारी दी। जी उन्होंने बताया है कि बिहार में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, लेकिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। नई व्यवस्था आज यानी कि 9 जून, आज 9 जून एक हफ्ते के लिए लागू रहेगी। जी एक हफ्ते यानी कि 15 जून के बाद एक बार फिर से समीक्षा करके आगे के बारे में निर्णय लिए जाएंगे। जी अनलॉक 1 के तहत सरकार ने फिलहाल स्कूल कॉलेजों को बंद ही रखने का फैसला किया है। दुकानें एक दिन के अंतराल पर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। यह शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यह दिन में निजी गाड़ियां और पैदल आने जाने पर रोक नहीं रहेगी। यह अब आप कहीं भी आ जा सकेंगे, आपको ई पास की भी जरूरत नहीं है। यह बिहार में ऑनलाइन शिक्षण किए जा सकेंगे। निजी वाहन चलाने की अनुमति दी गई है। दोस्तों बिहार की राजनीति में एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यह सरकार में नीतीश कुमार की सहयोगी बीजेपी लगातार नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल खड़े कर रही है, तो जदयू नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताकर विशेष दर्जे की मांग कर रही है। आए दिन बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी नेता के सुशासन से लेकर उनकी कुर्सी तक पर सवाल खड़े कर रही है, तो जवाब में जेडीयू नीतीश के खिलाफ बोलने वालों को उंगली काट देने की धमकी दे रही है। टुन्ना पांडे से तो इसी बहाने
बीजेपी ने छुटकारा पा लिया, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री जनक राम का क्या करें? इसको लेकर विपक्षी दल पूछ रहा है कि क्या जेडीयू इनका हाथ काटेगा? आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही बयानबाजी को लेकर घेरा है। मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करने को लेकर एनडीए को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जेडीयू का कहना है कि राज्य में वंचित का भला नहीं हो रहा है, पुलिस निर्दोष को फंसा रही है। बीजेपी जेडीयू के बीच चली इस जुबानी जंग पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि दोनों दल बस सत्ता की मलाई खाने के लिए साथ हैं। जी सरकार में साथ होने के बावजूद आपस में ही एक दूसरे की सिर फुटबॉल कर रहे हैं, जो एक दूसरे पर नाकामी का आरोप लगा रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि इस सरकार का अंत आ गया है, बहुत जल्द विदाई होगी। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए कई बड़ी घोषणा की है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम से लेकर गरीबों को मुफ्त अनाज दिए जाने के फैसले के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लाइव आकर बताया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन उनके विरोधियों को नहीं पच रहा है। जी हां, आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर कड़ी टिप्पणी की है। तेज प्रताप यादव का यह ट्वीट बता रहा है कि पीएम मोदी का ऐलान उनके विरोधियों को किस तरीके से हजम नहीं हो रहा है। दोस्तों, भागलपुर शहर में स्मार्ट सिटी की योजना से जन सुविधा पर करोड़ों रुपए की संसाधनों की खरीदारी कर ली गई है, लेकिन इसके रखरखाव की व्यवस्था तक नहीं की गई है। चाहे वो सड़क के किनारे एल्युमिनियम सीट वाले शौचालय हो या चौक चौराहों पर लगाए गए डिस्प्ले स्क्रीन, इसे लगाने के बाद स्मार्ट सिटी के अधिकारी भूल गए हैं। जी अब मेंटेनेंस के अभाव में 100 पीस बनकर रह गए हैं। जी बहरहाल व्यवस्था के अभाव में 8 डिस्प्ले स्क्रीन लगाए गए हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव में सभी बंद पड़े हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।